हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेर अकेडमी। दोस्तों, हम लोग टीजीटी 2016 और 2020 को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पीजीटी वाले बच्चों को भी हेल्प हो सकती है। तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। एक तरफ प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि फर्स्ट पहला प्रैक्टिस सेट मैंने कल अपलोड किया था, आप लोगों ने देख लिया है। आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी भी कर रहे हैं। उसको भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वो उसकी वीडियो आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, मैंने सारा हर वीडियो मैंने नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज टॉपिक है जैव विकास, उसको देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ कि इस सिलेबस में कहाँ पे है जैव विकास। अगर आप सिलेबस देख लेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फर्म रहेगा। देखिए, ये है यहाँ पे जैव विकास। ठीक है, जैव विकास आपको पढ़ना है कि इवोल्यूशन क्या क्या रहा है, किस किस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ना 15-16 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया है, कवर किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितना? वर्तमान प्रमाण के अनुसार कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ है? 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 2000 मीन्स 20 लाख वर्ष पूर्व, और ऑप्शन नंबर 4 मीन्स डी है आपके सामने। बिहार पीसीएस 14th बिहार पीसीएस में 95 में क्वेश्चन पूछा गया। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका इतना वर्ष पूर्व देखिए कितना हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देखिए अरब में जा रहा है। ठीक है, तो इतना वर्ष पूर्व इसका जो है क्या पृथ्वी पर जीव का उद्गम माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली पृथ्वी पर जीवन का उद्गम साथियों जो ओरिजिन है लगभग इतना वर्ष पूर्व हुआ। और प्रारंभ में जीव जो थे वो साधारण था, एक कोष की यूनिसेलुलर थे, ये तो पता ही है। फिर बाद में क्या हुआ, ये मल्टी सेलुलर हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल जिसको बोलते हैं। जबकि जीवाणु तो था जो नीले हरे शैवाल थे, यानी कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी जो थे वो साधारण किस्म के प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, अमीबा, यूग्लिना। बताइए, कवक, नीली हरी शैवाल, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। पता होना चाहिए आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, सबसे क्या पुराना जीव है पृथ्वी पर। ठीक है, पुराना जीव माना जाता है। और ये ऐसे प्रथम जीव हैं साथियों कि जिन्होंने क्या सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से क्या किया, भोजन का जो है निर्माण करना प्रारंभ किया था। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन जो है क्या होती है, वो गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में फैलने लगी है। ठीक है, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो पहले इन्होंने ही साथियों, पहले जो थे, पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे, आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पहले ऑक्सीजन भी नहीं था हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण पे। ठीक है, तो जो है उसमें क्या हुए, उसमें एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ किए। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह है। ठीक है, उनको मतलब वो सर्वाइव ऑक्सीजन पर सर्वाइव नहीं करते थे। तो उन्होंने जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू किया आपके ओशन में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हुआ, वहाँ से जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जब बढ़ने लगी इन्वायरमेंट में, तब फिर जो है क्या हुए, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मीन्स ओरिजिन हुई, इनका विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। डार्विन का देखिए साथियों है, बहुत फेमस ये साइंटिस्ट हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ओरिजिन के चैप्टर के लिए, ओरिजिन टॉपिक के लिए। डार्विनिज्म भी जिसको बोलते हैं, न्यू डार्विनिज्म ही। ठीक है, बताइए तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ओवर प्रोडक्शन भी जो है प्रस्तुत जो प्राकृतिक वर्णवाद था वो ये किस पर है, ओवर प्रोडक्शन पर भी डिपेंडेंट है, मीन्स बेस्ड है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर भी बेस्ड है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर भी बेस्ड है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन साथियों कहाँ, इंग्लैंड के जैव विकास विद थे ये ना, जैव विकास वैज्ञानिक थे। ठीक है, और डार्विन को जो है, डार्विनवाद को प्रकृतिवाद या वर्णवाद, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और डार्विनवाद की जो विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक जो है, एक है कौन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1859 में जो छपी। ठीक है, उसमें ये काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है।
और डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद और ओवर प्रोडक्शंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। ठीक है, डार्विन की जो प्राकृतिक वर्णवाद है इन तीनों पॉइंट्स पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने, हक्सले ने। एमपीपी से 2010 का क्वेश्चन है, बताइए विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती रहती है। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन का मानना था। और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत जो है आधुनिक जीव विज्ञान की नींव भी बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो सबसे पहले जो है जीव विकास को, इवोल्यूशन को समझाया था लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जो है लैमार्क जो थे साथियों, इनकी जो परिकल्पना थी, पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत जो है जीव विज्ञानी कौन? जीन बैप्टिस्टे साइंटिस्ट हैं कि डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। इनका पूरा नाम साथियों जानते हैं क्या लैमार्क का? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इन्होंने प्रस्तुत किया था किस पर? जैव विकास में पहला अपना तर्क संगत सिद्धांत दिया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और जो कि 1809 में उनकी पुस्तक जो है फिलॉसफी जूलॉजिक। देखिए साथियों, इन लोगों के जो ये जो विकासविद हैं, इनकी जो बुक्स है ना, ये आपको याद रखनी, ये बुक्स क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैंने ऊपर अभी बताया क्या, डार्विन की बुक जो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, और ये जो इनकी बुक है लैमार्क की कौन सी बुक है? मैंने अभी बताया क्या, फिलॉसफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलॉसफिक जूलॉजिक। कभी कभी इनकी बुक भी पूछ देता है सीधे एग्जाम में। ठीक है, तो में छपा था, और इसे लैमार्क का सिद्धांत उसी को कहा गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी, थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी इसको कहते हैं, फिलॉसफिक जूलॉजिक को। ठीक है, इसमें छपा था जो सिद्धांत, ठीक है ना, जीव विकास का, इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। आप ये ध्यान रखें, क्लास 12 की बुक रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक जो क्लास 12 पे चलती थी बेस्ट में, जो हम लोग साथियों जब 2005 में हम लोगों ने इंटर पास किया, तो उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। और मैं उसी बेस्ड पे थ्योरी भी बना रहा हूँ, उसी बेस्ड पे एमसीक्यूज भी बना रहा हूँ। थ्योरी का कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक के बेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डिवरीज ने। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का आंसर हो जाएगा ह्यूगो डिवरीज ने यह सिद्धांत विकास के उत्परिवर्तनवाद। जब विकास में उत्परिवर्तन का शब्द आ जाएगा, उत्परिवर्तन सिद्धांत, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, और ये ह्यूगो डिवरीज साथियों हॉलैंड के जो है क्या बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे, पादप शास्त्री थे। इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरीज को बोलते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है, उत्परिवर्तन सिद्धांत आप जानते हैं कि उसको म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में विकास उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, और इनके अनुसार जो नई जाति जो स्पीसीज होती हैं की उत्पत्ति जो होती है क्या होती है? अचानक एक ही बार में होने वाली जो अस्पष्ट तथा अस्थायी यानी वंशागत, ठीक है, वो फिर नेक्स्ट प्रोजनी में भी देखने को मिलेगी, और बड़ी विभिन्नताओं यानी बहुत ज़्यादा उत्परिवर्तनों के साथ के कारण होती है। ठीक है, और जाति का पहला सदस्य जो है जिसमें उपार्जित लक्षण दिखाई देते हैं, उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है क्या, प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कराने के लिए आइए मिला लेते हैं। क्या है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत दिया है, एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना दिया है, और ओपेरान अवधारणा दिया है। तो इसको मैच कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किससे है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किससे है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया भी हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, और विकास का सिद्धांत किससे हो गया? तो विकास का सिद्धांत हो गया ऑप्शन नंबर 3 डार्विन ने दिया। और सी का हो जाएगा किसने? एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया? बीडल एंड टैटम ने, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। ठीक है, बच गया ओपेरान अवधारणा, तो ये ऑप्शन नंबर 2। तो क्या बन गया क्रम? पहले 4, फिर 4,
3 2 1, 4 3 2 1, नहीं 4 4, फिर 3, फिर एक, हाँ 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साथियों आपको पता ही कि म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूब्रिज ने, विकास का सिद्धांत डार्विन ने, वन जीन एंजाइम बीडल टैटम ने, ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनोट ने। ठीक है, विकास का मुख्य कारण है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। बताइए तो विकास का मुख्य कारक क्या है, मेन फैक्टर ऑफ द इवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। ये विकास का मुख्य कारण है। ठीक है, जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण को ही माना जाता है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही विभेदों क्या करता है, यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए जो जीनों को क्या करता है, अगली पीढ़ी यानी अगली जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। ठीक है, और प्राकृतिक वर्ण या चयन जो है यानी नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीनो रूपों में यानी जीनोटाइप्स यानी जीन के बेस पर जाकर के जीनोटाइप्स जिसे कहते हैं, तथा एलिलो जीन, एलिली जीन जिसको बोलते हैं, एलिल्स समझते हैं आप, जब आप हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे उनकी अरस्तु की। ठीक है, तो उसमें हम लोग मेंडल की। ठीक है, तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में एलिल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दोनों की क्या होती है तो साथियों, जीनोटिपिक रूप पे तथा एलिल जीनों की दोनों की क्या आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जो सांपों में अंगों का लोप हो गया यानी जो पैर वगैरह उनके होते थे वो लोप खत्म हो गए, उसका कारण क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों ये यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये सिद्धांत दिया था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत। ठीक है, और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था साथियों, आपको पता होना चाहिए, लैमार्क ने। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांसीस वैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये क्या इन्होंने बताया था कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज के बेस पे हमारे अंगों का विकास होता है ना। उन्होंने बोला कि बदलते वातावरण में जो है जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करते हैं, अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग क्या होते हैं, सुदृढ़ एवं विकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण क्या होता है, हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है, कौन सा, हमारे शरीर में भी अवशेषीय अंग है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, और लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूपों में क्या, सर्पों के में टांगों के अभाव को बताया कि पहले सर्पों में टांग होती थी, वो दौड़ के चलते थे, फिर क्या हुआ, जब उनको दौड़ते दौड़ते जब झाड़ियों में जाना होता तो झाड़ियों में उनकी टांग फंस जाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना रेंग करके चलना शुरू किया, वो पैरों से दौड़ने के बजाय और रेंगना शुरू कर दिए। तो झाड़ी में जाते थे तो उन्होंने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया, तो उनको जो है झाड़ी में उनके पैर थोड़ा कम फंसने लगे। तो धीरे धीरे करके वो कई सालों के बाद कई उनकी पीढ़ी में आगे जा करके क्या हुआ, जब पैरों का इस्तेमाल नहीं होता था तो क्या हो गया कि पैर विलुप्त हो गए। ठीक है, और यही जिराफ का भी उदाहरण मिलता है कि पेड़ों की पत्तियों को खाने के प्रयास में ऊपर ये गर्दन उठाते रहे और ये इनकी गर्दन बहुत लंबी हो गई। ये लैमार्क का सिद्धांत रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा है क्लास 12 की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं, चीता को, तेंदुआ को, बाघ को, सिंह को। RAS का क्वेश्चन 1992 में पूछा गया। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 चीता को ऐसा बोला गया। पिछले 1000 वर्षों में चीता ही वो अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जो आज का मनुष्य है उसका पूर्वज कौन माना जाता है, जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। बताइए क्वेश्चन बढ़िया साथियों, बिहार PSC 39 में 1904 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रोमैग्नॉन मानो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्रोमैग्नॉन मानुष को माना जाता है आधुनिक मनुष्य के नज़दीकी। ठीक है, जो क्रोमैग्नॉन मनुष्य हो साथियों, ये आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है कि वर्तमान मानव को होमोसेपियंस जिसको बोला जाता है का अंतिम और सीधा पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तथा क्या होता है कि आधुनिक मानव की एक उपजाति है, सब स्पीसीज होमोसेपियंस फॉसिल्स। ठीक है, होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं
ठीक है। क्रो-मैग्नान का शरीर क्या हुआ, गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा, तथा इसकी कपाल गुहा क्या 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। ठीक है, क्रो-मैग्नान मानव की, तो इसलिए इसको सबसे नियरेस्ट माना जाता है आज वर्तमान मनुष्य के। नेक्स्ट आर्कियोप्टेरिस है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप और ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, जिसके जीवाश्म क्या हुआ, जिसके जीवाश्म यानी फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिली है। ठीक है, और यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का की संयोजक कड़ी माना जाता है, संयोजक जंतु माना जाता था। ठीक है, जिसमें सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं की भांति क्या होती थी, लंबी पूंछ होती थी, चोंच में दांत तथा अग्रपाद जो उसके अगले पैर होते थे, कि अग्रपाद की अंगुलियां जो होती थी वो पंजे, अंगुलियों पर पंजे क्लॉज होते थे। ठीक है, फिर भी यह पक्षी था, क्यों, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, मतलब ये उड़ने लगता था अग्रपाद से। तो यह जंतु विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। ठीक है, जंतु विकास को सिद्ध करता है या जैव विकास को सिद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। देखिए अभी बात हुई है उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, अभी ऊपर बात हुई है, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है, ऊपर अभी बात हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है कुत्ते के, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है बताइए तो, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हाथी का। मैमथ जो है, मैमथ, ठीक है, हिंदी में भी इसको मैमथ बोलते हैं, इंग्लिश में भी। मैमथ जो है प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है, अभी नहीं है, और ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे क्या, सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, ठीक है, और क्या है पैलियोजोइक एम्फीबिया, मीसोजोइक सरीसृप, बताइए। तो इतना तो पता होगा कि पक्षी और एम्फीबिया से ये सीधे कलट हो जाएगा, कट जाता है। ठीक है, ये तो थे सरीसृप, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो इतना पता रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें और इसमें बचता आंसर, तो ये सीनोजोइक नहीं बल्कि मीसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, डायनासोर, और डायनासोर क्या विशाल का सरीसृप रेप्टाइल्स होते थे, जो कि क्या मध्यजीवी या मीसोजोइक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मध्य मीसोजोइक महाकाय, मीसोजोइक एरा बोलते हैं इंग्लिश में, कि में ये पाए जाते थे। अब मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में साथियों, ट्रायसिक कल्प जो कि 3.8 करोड़ वर्ष का होता है, इसका 3.8 करोड़ वर्ष, ठीक है, किसका, ट्रायसिक कल्प। जुरासिक कल्प जो होता है वो जुरासिक का 5.7 करोड़ वर्ष, तथा क्रिटेशियस कल्प को 7 करोड़ वर्ष, क्रिटेशियस को 7 करोड़ वर्ष में जो है बांटा गया है। ठीक है, और क्रिटेशियस में क्या डायनासोर, पुष्पी पादप, स्तनियों का विकास ये सब होता रहा। ठीक है, किंतु अंतिम चरण में क्या हुआ कि उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने से कौन, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से क्या होता है, डायनासोरों को क्या हुआ, डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की क्या होगी, व्यापक विलुप्ति होगी साथियों, बहुत बड़े पैमाने पर ये विलुप्त हो गए जो है उल्का पिंड वगैरह गिरने से। ठीक है, चलिए, और गोंडवाना लैंड का आपस में उधर जाके पृथक हो जाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में और प्लाइस्टोसीन युग में। तो बताइए तो 16 का आंसर ऊपर मैंने अभी बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर सी मीसोजोइक युग के रहने वाले डायनासोर हैं, बताया ना ऊपर कि जो आपके जुरासिक वर्ड, ठीक है, मीसोजोइक के रहने वाले थे ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्या है, जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, ऑक्टोपस डॉल्फिन शार्क, ऑक्टोपस डॉल्फिन फिश शार्क, पैंगोलिन कच्छप बाज, ठीक है, क्या ये सीक्वेंस सही है, सैलामेंडर अजगर कंगारू, मेंढक केकड़ा झींगा, बताइए तो क्या ऑप्शन इसमें सही लग रहा है 17 का। तो 17 का साथियों हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, पहले सैलामेंडर फिर अजगर फिर कंगारू। ठीक है, सैलामेंडर का विकास जो है काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, ऐसा, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सैलामेंडर अजगर और कंगारू। ठीक है, तो साथियों बस आज के लिए बस इतना ही,
यही क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन मैंने विकास से लिए, जय विकास से। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा देखेंगे, अगला टॉपिक शायद हम लोग वर्ग की देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। तो साथियों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को भी शेयर करें, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।